आर्यन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो का आपको बेनिफिट हो। तो आज मैं सीपीसी के एआईबी रिलेटेड स्पेशल क्लास जिसको आज मैं कंटिन्यू करूँगा। आज मैं आपके लिए सीपीसी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको एआईबी हो या फिर जुडिशरी एग्ज़ाम हो या फिर अदर लीगल कोई एग्ज़ाम हो, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एआईबी से रिलेटेड प्रीवियस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो सीपीसी के 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज मैंने बनाए हैं, वो आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि विच डेट सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बिकम ऑपरेटिव। किस दिन से सिविल प्रोसीजर कोड ऑपरेटिव हुआ, लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1908 से पूरे भारत में ये लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेंट। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी जो है, इसमें कंटेंट मतलब कितने क्या है? 51 ऑर्डर है। ठीक है, सेक्शन भी है और ऑर्डर भी है, और हर एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे रूल भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट। अगर हम सीपीसी की बात करें, पूरे भारत में तो लागू होता ही है, तो क्या कुछ ऐसा स्टेट या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे सीपीसी लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता? तो कौन जगह है? द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। यहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ लागू नहीं होता। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था ना कि सीपीसी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ लागू नहीं था। लेकिन 31/10/2019 के बाद जब भारत में जम्मू एंड कश्मीर को मिला लिया गया, तो अब ये पूरे भारत में सीपीसी एप्लीकेबल है। इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, या फिर आप कह सकते हैं पूरे भारत में लागू होता है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्री अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हैज़ बीन डिफाइंड इन। ठीक है, ये जो टर्म डिक्री है ना, सीपीसी में कहाँ डिफाइंड है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 देखेंगे तो वहाँ पे ये टर्म डिक्री डिफाइंड है। तो डिक्री टर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के सूट फाइल करता है, तो पहला पार्टी कौन हुआ? प्लेंटिफ, दूसरा हुआ डिफेंडेंट। ठीक, कोई विवाद हो गया, अब कोर्ट ने क्या किया, किसी एक पक्ष में उसको क्या जजमेंट सुनाया। ठीक है, जिस पक्ष में के लिए जजमेंट सुनाया, कोई व्यक्ति अगर सूट फाइल किया, वो अगर के मुकदमा जीत जा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? डिक्री होल्डर। क्या कहेंगे? डिक्री होल्डर। और जो व्यक्ति केस हार रहा है उसको कहेंगे जजमेंट डेटर। तो जिस व्यक्ति को केस जीत करके जो एक डिक्री मिलता है ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सीपीसी में डिक्री कहते हैं, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट ऑफ द पार्टीज इज। देखिए, पहले मैंने आपको समझाया कि दो व्यक्ति कोर्ट में जाकर केस कर दिया, पहला प्लेंटिफ हुआ, दूसरा डिफेंडेंट। तो कोर्ट ने क्या किया? फाइनली एक जजमेंट दिया। एडजुडिकेशन का मतलब होता है जजमेंट देना, और एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब प्रॉपरली तरीके से उन्होंने एक अपना जजमेंट दिया, और उसमें क्या किया? कंक्लूसिव डिटरमाइन राइट ऑफ द पार्टीज। एकदम अंतिम तरीके से, अंतिम तौर से उसमें पार्टी के अधिकार को उन्होंने डिटरमाइन किया, निर्धारण किया, और बोला ये जमीन इस पार्टी का है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? डिक्री कहेंगे। तो क्या पास किया जाता है? डिक्री पास किया जाता है कि ये व्यक्ति केस सूट जीत गया, मुकदमा जीत गया, इसके नाम से एक डिक्री पास होता है, और उसको जजमेंट का एक कॉपी दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ ए पार्टीज, है ना, कि क्या बोलते हैं कि अंतिम तौर पर निर्धारण कर दिया जाता है किसी पार्टी के अधिकार को, तो उसको क्या कहते हैं, डिक्री कहते हैं। देखिए क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन को घुमा करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग तरीके से बताया ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो सिंपल में बता देंगे डिग्री किसको कहते हैं, बस एक शब्द में ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन 2-3 तरीके से बनाने का ये मतलब है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एक एग्जाम हो, चाहे फिर जुडिशरी का एग्जाम हो, या फिर चाहे अदर लीगल रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बात आ गया, डिक्री मीन्स, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बट सेल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। तो डिक्री का मतलब हुआ फॉर्मल एडजुडिकेशन होगा जिसमें क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये इंक्लूड इसमें नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डिक्री कैन बी, ठीक है, डिग्री के भी काइंड होते हैं, है ना, डिग्री के भी काइंड होते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या हो सकता है, एदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, या तो फाइनल हो सकता है या फिर प्रिलिमिनरी हो सकता है। मान लीजिए किसी के वो सूट में कोई मामला में क्या बोलते हैं, कोर्ट ने कुछ किसी चीज़ के मामले में जजमेंट दे दिया और बोला कि इसका मामला का अभी जजमेंट बाद में देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एदर प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सीपीसी विच इज़ नॉट ए डिक्री, अंडर सीपीसी किसको डिक्री नहीं मानेंगे, तो डिसमिसल ऑफ ए सूट इन डिफॉल्ट, किसी सूट को किसी डिफ़ॉल्ट के मामला में खारिज कर दिया गया, सूट में कोई कमी है ना, कोई क्या बोलते हैं कि प्लेंटिफ है, उन्होंने अपना प्लेंट दिया, ठीक है, वो उसमें कोई कमी है किसी प्रकार की, तो उसको क्या किया, डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, तो उसको डिक्री नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द सीपीसी डिक्री डज नॉट इंक्लूड, सीपीसी में अगर डिक्री टर्म देखें ना तो उसमें इंक्लूड क्या नहीं है, द रिटर्न ऑफ ए प्लेंट, किसी व्यक्ति का प्लेंट को अगर रिटर्न कर दिया गया बाय द कोर्ट तो उसको डिक्री में इंक्लूड नहीं किया है। प्लेंट का मतलब क्या, प्लेंट क्या है, प्लेंट का मतलब क्या हुआ, प्लेंट इज द प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ। मैंने पहले बताया कि सिविल मामला में सूट होगा तो 2 पार्टी होंगे, पहला होगा प्लेंटिफ, दूसरा होगा डिफेंडेंट। ठीक है, तो क्या होता है, डिक्री में इंक्लूड नहीं होता क्या, रिटर्न ऑफ प्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आया डिक्री होल्डर, तो पहले इससे पहले मैंने आपको टर्म समझाया था, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर 2 पार्टीज होते हैं। जो व्यक्ति मुकदमा जीत गया उसको डिक्री होल्डर कहेंगे, जो व्यक्ति मुकदमा हार गया उसको जजमेंट डेटर कहेंगे, क्योंकि वो मुकदमा हार गया इसीलिए उसे जजमेंट डेटर कहते हैं। तो ये टर्म डिक्री होल्डर है ना, सीपीसी में किस सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में सीपीसी में डिफाइंड है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स, सिविल प्रोसीजर कोड अगर देखते हैं 1908 का, इसमें एक फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन मतलब विदेशी न्यायालय का मतलब क्या हुआ, तो क्या आंसर है, सिंपल वर्ड में समझिए, कोई न्यायालय आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द इंडिया इस्टेब्लिश है, अगर वहाँ के न्यायालय को क्या कहेंगे हम लोग, फॉरेन कोर्ट कहेंगे। ठीक है, और उस फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन को फॉरेन जजमेंट कहेंगे। क्लियर है, सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया, तो यहाँ पे फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट दोनों आ गया। तो आंसर क्या है, फॉरेन कोर्ट का, एक कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई न्यायालय है जो भारत के बाहर क्या है, स्थापित है, और वो भारत सरकार के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, तो उसको क्या कहेंगे, फॉरेन कोर्ट कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मीन्स, अगर फॉरेन जजमेंट फॉरेन कोर्ट हो तो वहाँ के जजमेंट को क्या कहेंगे, फॉरेन जजमेंट कहेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, तो जजमेंट गिवन बाय फॉरेन कोर्ट, किसी जजमेंट दिया गया कोई क्या बोलते हैं कि किसी कोर्ट के द्वारा, किसी फॉरेन कोर्ट के द्वारा, तो उस जजमेंट को क्या कहेंगे, जजमेंट गिवन बाय ए फॉरेन कोर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमेंट डेटर मीन्स, इससे पहले भी मैंने बताया कि 2 पार्टीज होंगे, मुकदमा होगा, वो कोर्ट में जाएंगे,
अगर एक पार्टी क्या बोलते हैं केस करेगा, उसको क्या बोलते हैं सिविल मामला में केस टर्म यूज़ नहीं होता, सिविल मामला में सूट टर्म यूज़ होता है। तो कोई व्यक्ति सूट फाइल करेगा तो उसको पहले पार्टी को कहेंगे प्लेंटिफ, दूसरे पार्टी को कहेंगे जजमेंट डेटर। इसी दो व्यक्ति में से अगर कोई व्यक्ति केस हार जा रहा है, क्या बोलते हैं कि मुकदमा हार गया, तो उसको क्या कहेंगे जजमेंट डेटर। क्लियर? इसका आंसर क्या है? पर्सन अगेंस्ट हुम ए डिक्री इज पास, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास किया गया है, जिसके लिए नहीं, जिसके अगेंस्ट पास किया गया, वो तो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि मुकदमा हार गया, तो उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे जजमेंट डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन एक्सप्लेन्ड। ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बताया गया है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 देखेंगे तो यहाँ पे टर्म आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो लीगल एयर्स होते हैं, जैसे कोई जो कहते हैं ना वारिस जो है ना, कोई व्यक्ति है अपना संपत्ति को छोड़ के वो उनकी डेथ हो गई किसी कारणवश, या नॉर्मल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, तो उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं वारिस कौन होगा? जो वारिस होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मीन्स। अगर हम सीपीसी के अंतर्गत लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। ए पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। यहाँ पे स्टेट का मतलब हुआ संपत्ति और डिसीज्ड का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ए डाइज लिविंग बिहाइंड ए सन एक्स एंड ए मैरिड डॉटर वाई। एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई, उन्होंने एक्स नाम का अपना एक बेटा जो है उनको छोड़ के मरा है, और एक बेटी है जो उनकी क्या बोलते हैं कि मैरिज डॉटर है जो वाई है। तो दो व्यक्ति को छोड़ के मरा है ए व्यक्ति, तो क्या कह रहा है? ए सूट फाइल्ड बाय ए आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यू बाय। तो कोई एक व्यक्ति है सूट फाइल किया ए पे, है ना, मान ली कोई मुकदमा चल रहा था, उसका डेथ हो गया, तो उस मुकदमा को कंटिन्यू कौन करेगा? तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वही करेगा ना। जो उसका बेटा था एक्स और जो बेटी वाई थी वो उसको कंटिन्यू करेगा। तो आंसर क्या है? एक्स एंड वाई बोथ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो सूट है उसको कंटिन्यू ये करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स मेसने प्रॉफिट या मेंस प्रॉफिट, है ना, जो बोले आप। तो मेंस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी के संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और उस संपत्ति से किसी प्रकार का प्रॉफिट आ रहा है उसको। ठीक है, तो एक तो संपत्ति गलत तरीके से कब्जा कर रखा है और संपत्ति वो प्रॉफिट गेन कर रहा है, वो जो प्रॉफिट गेन कर रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं? मेंस प्रॉफिट या मेसने प्रॉफिट। क्लियर है? जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में सीपीसी में डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी मीन्स प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट रिसीव बाय ए पर्सन इन। ठीक, तो किस तरीके से रिसीव्ड होगा उस व्यक्ति को मेंस प्रॉफिट? तो क्या कह रहा है आंसर? रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। गलत तरीके से उस व्यक्ति ने संपत्ति को कब्जा किया है, तो उस संपत्ति से जो कोई बेनिफिट आ रहा है ना, उसको मेंस प्रॉफिट या मेसने प्रॉफिट कहते हैं, जो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी डिफाइंड किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइंस एन ऑर्डर। किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत सीपीसी में ऑर्डर को डिफाइंड किया गया है? ऑर्डर का मतलब आदेश। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी डील्स अबाउट एन ऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्रीज। ठीक है, कहता है कि अंडर सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कोई जजमेंट आया जो डिक्री नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? एन ऑर्डर, है ना। कोर्ट के द्वारा डिक्री भी पास किया जा सकता है, कोई ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। तो कोई डिक्री अगर पास नहीं हुआ है, कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट आया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो क्या है? एन ऑर्डर है, एक आदेश है कोर्ट के द्वारा जो पास किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीडर इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। प्लीडर मतलब, प्लीड का मतलब ए पर्सन वन हु प्लीड, है ना,
जो व्यक्ति प्लीड कर रहा है, कोर्ट के सामने किसी व्यक्ति का मुकदमा लड़ रहा है, जिसको वकील कहते हैं ना, एडवोकेट कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, प्लीडर कहते हैं। तो प्लीडर के सीपीसी में कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग्स द फ्लोइंग इज नॉट ए पब्लिक ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ सीपीसी। किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ सीपीसी। धारा 2 क्या बोलते हैं, उपधारा 17 सीपीसी के अंतर्गत सरपंच ऑफ ए ग्राम पंचायत को पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर नहीं माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउजेज अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज सबऑर्डिनेट टू विच कोर्ट। जब हम सेक्शन 3 देखेंगे, धारा 3 देखेंगे सीपीसी का, जिसके अंतर्गत स्मॉल काउजेज, जो क्या बोलते हैं, लघु, क्या बोलते हैं कि जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं ना, उसको बताया गया। तो वो किसका सबऑर्डिनेट होगा, किसके अंतर्गत होगा, किसके अधीन होगा, तो वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन होंगे, है ना। ये जो क्या होंगे, उसके सबऑर्डिनेट होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज बीन डिफाइंड। पिक्यूनरी का मतलब क्या होता है, जो आर्थिक होता है ना, इकोनॉमिक। देखिए कोर्ट का जुडिक्शन जो होता है ना, हम कैसे मापते हैं, जैसे क्रिमिनल कोर्ट का हम जुडिक्शन अगर देखेंगे कि सेशन कोर्ट का कितना सजा देने का पावर है, तो इससे पता चल गया कि सेशन कोर्ट का जुडिक्शन क्या है ना, सीजीएम कोर्ट का जुडिक्शन क्या। ठीक इसी प्रकार सिविल कोर्ट में जो पिक्यूनरी जो होता है ना, जो मतलब पैसे का मामला होता है कि कितने पैसे तक का मामला ये कोर्ट सुन सकता है, तो उस आधार पे हम सिविल कोर्ट के जुडिक्शन को माप सकते हैं और जान सकते हैं। तो क्या बता रहा है, पिक्यूनरी जुडिक्शन कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, कहाँ दिया गया, तो सेक्शन 6 देखेंगे हम सीपीसी का, वहाँ ये प्रोविजन दिया गया है कि जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। क्लियर है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1900 ए क्या है, सीपीसी क्या है, ये क्या है, प्रोसीड्यूरल लॉ है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। ये क्या है, प्रोसीड्यूरल लॉ है सीपीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सीपीसी में जो सेक्शन होते हैं ना, वो किसके द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं, तो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, रूल वगैरह जो होता है ना, आप याद रखिएगा, उसको बाय दी हाई कोर्ट अमेंडमेंट किया जा सकता है, या फिर कुछ घटाया बढ़ाया उसके जा सकता है, वहाँ पे हाई कोर्ट के पावर है। लेकिन अगर सेक्शन वगैरह में अमेंडमेंट करना हो तो बाय दी पार्लियामेंट अमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 मतलब 1999 और 2002 वेयर द इनेक्टेड ऑन रिकमेंडेशन, है ना, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि अमेंडमेंट किया जाए, तो एक माली मत कमेटी था, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था अमेंडमेंट के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोविजन रिलेटिंग टू सूट ऑफ सिविल नेचर हैज बीन प्रोवाइडेड। किस धारा के अंतर्गत सीपीसी में सूट ऑफ सिविल नेचर बताया गया, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूट सिविल नेचर का है। ठीक है, एक होता है ना क्रिमिनल, एक सिविल, तो कौन सा सूट सिविल नेचर का है, तो सेक्शन 9 जब हम देखेंगे सीपीसी का, वहां पे ये टर्म बताया गया कि कौन कौन सा सूट सिविल नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सूट्स इज ऑफ सिविल नेचर। अभी हमने पढ़ा कहाँ बताया गया सिविल नेचर का सूट, सेक्शन 9 में। तो कौन कौन सा सिविल नेचर का सूट है, तो देखते हैं आंसर क्या है। सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति से अधिकार का मामला हो, वो सिविल नेचर का सूट है। सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, कहीं पे कोई किसी व्यक्ति को पूजा करने का मामला हो, तो वहाँ पे वो क्या है, सिविल सूट है। सूट फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, है ना, किसी व्यक्ति का नुकसानी हो गया सिविल रॉन्ग में, तो वो क्या है, सिविल नेचर का केस है, सूट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कोर्ट जुडिक्शन इज बार्ड इन प्रोसीडिंग अंडर, है ना, ये जो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन है ना, बार्ड हो जाता है, वहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा कि आप कहाँ का मामला सुन सकते हैं, किस हद तक का मामला आप सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इनकम टैक्स रिकवरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल,
इनका मामला सिविल कोर्ट नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बना रखा है, इनका अलग से एक्ट है। तो ये मामले अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल्स होगा वहाँ मामला जाएगा। इनकम टैक्स का मामला होगा तो जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होगा वहाँ जाएगा। क्लियर है? तो इस मामले में क्या है, सिविल कोर्ट को बार्ड कर रखा है, उनको रोक दिया गया है कि वो मामला, इस तरह का मामला नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग। ठीक है, सेक्शन 10 क्या कहता है कि कोई प्रीवियस सूट अगर पेंडिंग है ना तो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो कहां? इन ए फॉरेन कोर्ट, किसी फॉरेन कोर्ट में अगर कोई मामला पेंडिंग है तो वहां पे सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आगे देखेंगे कि कोई मामला अगर इंडिया में पेंडिंग है ना तो वहां पे सेक्शन 10 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं वो क्या कहता है सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ रेस सब्जुडिस। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत सीपीसी में यह बताया गया कि रूल ऑफ रेस सब्जुडिस। तो रेस सब्जुडिस का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, रेस का मतलब होता है थिंग्स और मैटर, है ना, कोई मैटर या कोई थिंग। और सब्जुडाइज का मतलब क्या होता है, अंडर कंसिडरेशन और पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ये टर्म, इसका मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 10 जब हम देखेंगे सीपीसी का, वहां ये प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद स्टे ऑफ सूट। हमने अभी रेस सब्जुडाइज देखा ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टे ऑफ सूट। किसी सूट पे रोक लगा देना क्या होता है, वो स्टे ऑफ सूट होता है, जो सेक्शन 10 हमारा सीपीसी का बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेस सब्जुडाइज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, स्टे ऑफ सूट। स्टे का मतलब रोक लगा देना, सूट मतलब कोई मुकदमा वगैरह कोई सूट फाइल किया उस पर क्या कर देना, रोक लगा देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये क्या बताता है, स्टेज द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, है ना। सब्सिक्वेंट का मतलब कोई बाद वाला मुकदमा। देखिए, किसी कोर्ट में सेम काउज ऑफ एक्शन पे, सेम मामला पे कोई मुकदमा दो पार्टी के बीच में चल रहा है। अब एक पार्टी क्या कर रहा है, फिर से नया फ्रेश सूट लेके आता है, तो सेम मामला ऑलरेडी कोर्ट में तो चल ही रहा है। तो सेक्शन 10 आपको क्या करता है, बार्ड करता है कि फिर से कोई फ्रेश सूट आप नहीं ला सकते। जो ऑलरेडी मामला कोर्ट में क्या है, पेंडिंग है, वो चल रहा है, अंडर कंसिडरेशन है, तो आपसे फिर से कोई फ्रेश सूट नहीं लेके आ सकते। सेक्शन 10 जनरली यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट will preclude the court in India from the trying a suit founded on the same cause of action, है ना। कोई फॉरेन कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है तो क्या कहता है कि इंडिया में उस मामला को क्या ला सकते हैं, किसी को कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, रोकता नहीं है, आप कर सकते हैं। प्रिक्लूड का मतलब उसको रोक देना, तो रोका नहीं जा सकता, आप उसमें से इंडिया में मुकदमा क्या बोलते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPCR, ये क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये मैंडेटरी है। क्लियर है? ये हमेशा मैंडेटरी ही होता है CPC का, सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ सब्जुडाइज, है ना। क्या एसेंशियल कंडीशन नहीं है रेस सब्जुडाइज के लिए, द सब्जेक्ट मैटर एंड द काउज ऑफ एक्शन शुड बी सेम इन द बोथ सूट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC, क्या बोलते हैं, CPC, है ना। सेक्शन 11 अगर देखते हैं CPC का तो वो क्या बताता है, रेस जुडिकाटा। रेस का मतलब मैंने पहले बता दिया था, थिंग्स और मैटर। और क्या बोलते हैं कि जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। कोई सूट किसी कोर्ट के द्वारा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर वो ऑलरेडी डिसाइड है तो सेम मामला को लेकर के फिर किसी को उस कोर्ट में आप मामला लेके नहीं आ सकते, आप पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट। ये जो रेस जुडिकाटा है ना, किस सिद्धांत पे बेस्ड है, तो क्या कह रहा है आंसर, देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, है ना। ये क्या कर रहा है, एंड ऑफ लिटिगेशन, जो लिटिगेशन है ना उसको एंड कर रहा है, खत्म कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, नो वन शुड बी ट्रबल ट्वाइस फॉर द सेम काउज ऑफ एक्शन, है ना। एक ही व्यक्ति को सेम मामला में दो बार कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, उसको क्या करता है, ये रोक करता है, रोक लगाता है। सेक्शन 11 ऑफ CPC, जिसको कहते हैं रेस जुडिकाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू, ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दिया गया है। जब हम सेक्शन 11 देखेंगे ना, क्या बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन 4 देखेंगे, वहाँ पे रेस जुडिकाटा दिया गया है। जनरली रेस जुडिकाटा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कि कोई व्यक्ति को कोई मुद्दा को डिफेंस में के लिए मामला उठाना था सूट के बीच में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको उठाया ही नहीं, तो बाद में आप उस मामला उसको डिफेंस नहीं ले सकते, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। सेक्शन 11 क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन 4 में आप देखिएगा, वहाँ आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेंट, ठीक है, सेक्शन 11 में देखेंगे ना तो कितने एक्सप्लेनेशन है, तो कितने हैं, 8 एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 में। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन इन विच एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी, ठीक है। तो टोटल कितने हैं एक्सप्लेनेशन, 8 है। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कौन से एक्सप्लेनेशन में बताया गया, तो एक्सप्लेनेशन 4 देखेंगे, वहां पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन, है ना, ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल जो है लॉ है ना, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया। जब हम सेक्शन 13 या सेक्शन 14 देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को ये टर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ ए फॉरेन कोर्ट जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। किसी फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को अगर हम चैलेंज करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 13, तो इन ए सिविल कोर्ट ओनली, सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 13 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ए फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, है ना, धारा 13 के अंतर्गत सीपीसी के अंतर्गत जो किसी फॉरेन जजमेंट को विदेशी न्यायालय के द्वारा कोई जजमेंट अगर दिया गया तो उसको चैलेंज करेंगे तो कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो वो ग्राउंड्स क्या है, कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, उस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो न्याय जो दिया है, उसकी कंपिटेंसी थी कि नहीं। कंपिटेंसी का मतलब वो कोर्ट उस मामला को सुन सकता है था या नहीं। क्लियर है। दूसरा, बीइंग ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड के द्वारा जजमेंट लिया है तो इस ग्राउंड पे भी हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, सस्टेनिंग ए क्लेम फाउंडेड ऑन ए ब्रीच ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, और किसी लॉ को ब्रीच करके, है ना, क्या बोलते हैं, लिया गया जजमेंट है तो उसको क्या करेंगे, हम उस ग्राउंड पे उसको चैलेंज कर सकते हैं फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सुइंग इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। ये जो प्लेस ऑफ सुइंग है ना, कि मुकदमा कहाँ किया जाएगा, है ना, तो ये कहाँ डिफाइंड है, किस सेक्शन में दिया गया, किस पार्ट में दिया गया सीपीसी के, तो पार्ट 1 देखेंगे सीपीसी का, वहाँ ये बताया गया है। आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो 50वां है, और सॉरी इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, मैंने 50 ही बताया था, देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 15 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, अगर हम धारा 15 देखते हैं सीपीसी का तो कहता है एवरी सूट, हर एक मुकदमा क्या होगा, इंस्टीट्यूट होगा। तो कहाँ, द लोअर कोर्ट ऑफ द ग्रेड, जो निचला अदालत से मुकदमा स्टार्ट होते आएगा। ऐसा नहीं मामला हुआ डायरेक्ट सूट जा करके सूट फाइल किए कर दिया आप डायरेक्ट से, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो क्या नीचे के कोर्ट में जाएंगे, है ना, डायरेक्ट सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाते, डायरेक्ट हाई कोर्ट चल जाते। ऐसा नहीं, जो आपका जो सूट होगा ना, आप निचली अदालत से आओ, ठीक है, वहाँ आपका मामला अगर नहीं बना तो उससे आप आगे अपील करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला अगर नहीं बनता था आप हाई कोर्ट में जाओ, अगर आपका हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं होता आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन डायरेक्टली आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, आपको निचली अदालत से आना पड़ेगा, जो सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी बताता है। क्लियर है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिविल प्रोसीजर इन सच ए कोर्ट विद हुज लोकल जुडिक्शन। कहते हैं कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, क्या बोलते हैं कि अचल संपत्ति का कोई मामला है जो 16 से सेक्शन धारा 16 के अंदर सीपीसी में बता रहा है कि वो मामला किसके जुडिक्शन में आएगा, तो कहता है कि वो प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएट होगा ना, वो जो संपत्ति जहाँ है, जहाँ विवाद हुआ, जहाँ पर संपत्ति है, उस एरिया के कोर्ट में वो क्या होगा, उसका मामला जाएगा। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सीपीसी के 51
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताने की कोशिश की, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा एआईबी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ मैंने 1 to क्या बोलते हैं कि 14-15 तक सीरीज़ मैंने बनाए हैं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने हर चीज़ बताया। अगर उस सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख ले, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई नया वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।